इजराइल ने अभी रिसेंटली शाम के कैपिटल दमिश्क में हमले किए हैं, उनकी प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग के करीब और कुछ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इजराइल और शाम की नई हुकूमत के दरमियान फासले क्यों बढ़ रहे हैं। मोहम्मद अल-शरा की हुकूमत के लिए इजराइल की तरफ से कौन सा नया चैलेंज खड़ा कर दिया गया है। द्रूज कम्युनिटी क्या है, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में गोलान हाइट्स के करीब द्रूज कम्युनिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, इजराइल उनके साथ क्यों एफिलिएशन बढ़ा रहा है और उनके सीरिया की नई हुकूमत के सरबराह मोहम्मद अल-शरा के साथ क्या इख्तलाफात चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल क्या एक नई बैटलफील्ड को ओपन करने जा रहा है। आइए जानते हैं। हम सबसे पहले इजराइल के इन अटैक्स की लोकेशंस को समझेंगे, सीरिया के अंदर के कहां पर हमले किए हैं, और वीडियो के एंड पर आपको पता चलेगा कि इजराइल ने इन इलाकों का इंतखाब क्यों किया। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सीरिया का जो सदर्न प्रोविंस है सवेदा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पर सीरिया के नए हुक्मरानों को नए किस्म के चैलेंजेस का सामना है इजराइल की जानिब से, क्योंकि वो सारा इलाका इजराइल के करीब लगता है। इजराइल का जो नॉर्दर्न इलाका है, बीच में गोलान हाइट्स आती हैं और फिर ये सवेदा का प्रोविंस है और इसी के बीच में ये द्रूज कम्युनिटी है जो इस पूरे मामले में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। गजा, लेबनान, यमन और ईरान के बाद अब इजराइल ने सीरिया के अंदर भी खुली जारियत का मुजाहरा किया है और वहां पर मेन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर बमबारी की है, प्रेसिडेंशियल पैलेस के इर्द गिर्द। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री को निशाना बनाया गया है, पास ही एक मिलिट्री हेडक्वार्टर्स जहां पर मोहम्मद अल-शरा के की कमांडर्स मौजूद थे, उस जगह को निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा सवेदा प्रोविंस के कुछ इलाकों को जो कि सदर्न सीरिया का पार्ट है, और यहाँ पर इजरायली फोर्सेस के मुताबिक हमने प्रो सीरियन गवर्नमेंट फाइटर्स को निशाना बनाया है जो कि हमारी रेट को चैलेंज कर रहे थे, और उन्होंने वार्न किया है सीरिया के इस हुकूमत को कि अपने बंदों को यहां से निकाल लें। इजराइल को आखिर क्या मसला है कि वो शाम के अंदर शाम के हुक्मरानों को ही वार्न कर रहा है कि आप इस जगह पर नहीं जा सकते, आपने ये रेड लाइन क्रॉस की है। तो ये कहानी शुरू होती है सीरियन गवर्नमेंट की फ्रेश मिलिट्री कैंपेन के साथ जो मोहम्मद अल-शरा की सरबराही में ये कर रहे हैं, और इनका ये मकसद है कि पूरे मुल्क को यूनाइट हमने करना है, डिफरेंट जो फाइटिंग फोर्सेस हैं उनको एक बैनर तले इकट्ठे करना है ताकि सब मोहम्मद अल-शरा को मुल्क का सरबराह माने। और थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि SDF जो कि कुर्दिश ग्रुप्स थे, उनके साथ भी इन्होंने एक डील की जिसमें कुर्दिश ग्रुप्स ने फाइनली मोहम्मद अल-शरा की हुकूमत को तस्लीम किया और उनके अंडर काम करने के लिए वो तैयार हुए। लेकिन उस केस में हमने देखा कि कुर्द्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर तुर्की की जानिब से भी था। नॉर्दर्न सीरिया में मोहम्मद अल-शरा की हुकूमत को तुर्की की ज़बरदस्त सपोर्ट हासिल थी, इसलिए इन्होंने SDF यानी कुर्दिश ग्रुप्स को अपने अंडर कर लिया बड़े आराम से। उस हवाले से कई महीने तक झड़पें भी चली, लेकिन अल्टीमेटली मोहम्मद अल-शरा की हुकूमत कामयाब हुई अपनी अथॉरिटी जमाने में। और बेसिकली इनका मेन एजेंडा यही है कि जितने भी फाइटिंग ग्रुप्स हैं, जितने भी कबीले हैं, जितने जंगजू हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएं और मोहम्मद अल-शरा की हुकूमत को तस्लीम कर लें। और इस हवाले से तुर्की के साथ साथ अरब ममालिक की भी भरपूर सपोर्ट इनको हासिल है। ना सिर्फ अरब ममालिक की, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनसे हाथ मिला लिया है, इन पर से सैंक्शंस का खात्मा कर लिया है। यानी जो रवैया तुर्की का था वही अरबों ने भी अपनाया और फिर वही अमेरिका ने भी। लेकिन इजराइल के यहाँ पर कुछ डिफरेंट एजेंडाज हैं। सेंट्रल और नॉर्दर्न सीरिया में तो मोहम्मद अल-शरा अपनी अथॉरिटी को जमाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन झड़पें अभी भी कई जगहों पर जारी हैं। और थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि इनके फाइटर्स द्रूज कम्युनिटी के जो एरियाज है वहां पर एंटर हुए और मोहम्मद अल-शरा की पॉलिसी उनको बंदूक के जोर पर बताने की कोशिश की कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, आप शामिल हो जाएं कौमी धारे में। सदर्न सीरिया के जो बेदोइन कबाइल थे उन्होंने द्रूज कम्युनिटी के साथ झड़पें शुरू कर दी और फिर ये झड़पें वायलेंट शक्ल इख्तियार कर गई, एक दूसरे के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, किडनैपिंग शुरू हो गई, कत्लेआम शुरू हो गया। और इसी असना में जो सीरियन फोर्सेस हैं, जो मोहम्मद अल-शरा की फोर्सेस हैं, वो इस इलाके में एंटर होती हैं और उन्होंने भी इनके साथ ज़रा आनी हाथों से निपटने का फैसला किया और ये दमिश्क से होते हुए सवेदा के प्रोविंस के बिल्कुल एंड पर पहुंच गए जिसके करीब था इजराइल। इजराइल ने इनको वार्निंग्स देनी शुरू कर दी कि आप इस इलाके को छोड़ दें, क्योंकि इजराइल की एक पुरानी स्ट्रेटजी है कि अपने आसपास जितने भी थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है। तो इजराइल को अपने बॉर्डर के करीब मोहम्मद अल-शरा की हुकूमत की फोर्टिफिकेशन कबूल नहीं है।
मोहम्मद अल शरा अंदर खाते बहुत सी बातें मानते भी हैं इसराइल की, लेकिन इसराइल को यहाँ पर ये डर ज़रूर है कि अल्टीमेटली ये लोग मुस्लिम फाइटर्स हैं, ये हमारे लिए किसी भी वक्त एक नया थ्रेट खड़ा कर सकते हैं। इनके जो फाइटर्स हैं अगर ये आपे से बाहर हो गए तो ये इसराइल की जानिब भी अपनी डायरेक्शन कर सकते हैं। तो ये डर था इनको, जिसकी वजह से इन्होंने वार्न किया और इनके फाइटर्स रुके नहीं, वो आगे बढ़ते गए और दुरुस्त कम्युनिटी को बेसिकली अपने अंडर लाने की कोशिश की। अब दुरुस्त कम्युनिटी की बात करें तो ये कौन लोग हैं? इनकी टोटल तादाद तकरीबन 10 लाख के करीब है, जो कि सीरिया, लेबनान और इसराइल में पाए जाते हैं और इसराइल में ये इनकी मिलिट्री को भी ज्वाइन करते हैं और इसराइल के मुताबिक ये हमारे भाई हैं, हमारे पार्टनर्स हैं। सीरिया का जो स्वेदा प्रोविंस है जो इसराइल के साथ लगता है, वहाँ पर इनकी सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी कंसंट्रेशन है और वहाँ पर ये मेजॉरिटी में है और हमेशा से इस कम्युनिटी ने अपनी हिफाजत के लिए मिलिटेंट ग्रुप्स बनाए हैं। बशारुल असद की हुकूमत के साथ भी इनकी चपकरिश रहती थी और पिछले दिनों हमने देखा था ये मोहम्मद अल शरा की हुकूमत ने बशारुल असद के जो लोग थे जो रह गए हैं सीरिया में, जो अलवी हैं, उन पर भी हमले किए थे। तो इन पर यह इल्ज़ाम लगता है कि ये माइनॉरिटीज़ पर अभी बड़ा सख्त क्रैकडाउन कर रहे हैं, जबकि मोहम्मद अल शरा का कहना है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो दुरुस्त कम्युनिटी का भी यहाँ पर तकरीबन यही मसला है, लेकिन एक जो यहाँ पर गेम चेंजिंग फैक्टर है वो ये है कि इसराइल की सपोर्ट इनको हासिल है दुरुस्त कम्युनिटी को। वैसे तो ये मुस्लिम ग्रुप है जो कि बिल्कुल कन्वर्जन अलाउ नहीं करते कि आप किसी दूसरे सेक्ट या मजहब को ज्वाइन करो। एक बड़ा ही लिमिटेड किस्म का ग्रुप है जो कि सीरिया, लेबनान और इसराइल में पाया जाता है और इसराइलीज बड़े फख्र से कहते हैं कि ये हमारे पार्टनर्स हैं, जबकि इनकी बात करें ये अपने आप को इसराइल का एलाय नहीं कहते। इनके अंदर भी डिविजन्स हैं। जो सीरिया के अंदर दुरुस्त कम्युनिटी है, कुछ इसराइल की सपोर्ट को वेलकम करते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एंजॉय करेंगे, हम किसी के अंडर नहीं रहना चाहते। और जब गोलान हाइट्स का जिक्र जहन में आता है तो आपको इसराइल का पूरा गेम प्लान समझ लग जाता है कि इसराइल किस बहाने से इनकी सपोर्ट करता है। इसराइल को बेसिकली सीरिया का जो सदर्न इलाका है वहाँ पर फोर्टिफिकेशन चाहिए और इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछली कई दहाइयों से इसराइल गोलान हाइट्स पर कब्जे करता जा रहा है और वहाँ पर अपनी सेटलमेंट्स भी बना रहा है यहूदियों की। गोलान हाइट्स पर इजरायली सेटलमेंट्स के अलावा ये 20,000 के करीब दुरुस्त कम्युनिटी के लोग रहते हैं। गोलान हाइट्स बेसिकली सीरिया का इलाका था जिसको इसराइल ने ऑक्युपाई किया था 1967 की वॉर में। और गोलान हाइट्स के जरिए इसराइल का हमेशा से एक प्लान रहा है कि इसराइल और सीरिया के दरमियान एक बफर जोन कायम हो, यानी एक ऐसा इलाका जहां पर किसी की हुकूमत ना हो, सीरियंस की तो बिल्कुल भी ना हो, चाहे बशारुल असद हो चाहे मोहम्मद अल शरा हो, जो काफ़ी हद तक इनकी बात मानता भी है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सीरिया के साथ हमारा बफर जोन कायम रहना बहुत ज़रूरी है हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और अपनी वहाँ पर इन्होंने फ़ौजें भी खड़ी की हुई हैं और दुरुस्त कम्युनिटी को ये इस्तेमाल करते हैं अपनी उसी बफर जोन स्ट्रेटजी के तौर पर कि जी ये हमारा फ्रंट फेस है, ये हमारे बंदे हैं। जब इसराइल ने गोलान हाइट्स को कैप्चर किया था तो वहाँ पर जो तकरीबन 20,000 के करीब दुरुज़ लोग थे उनको इसराइल ने अपनी शहरियत भी ऑफर की थी, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया था। तो ये जो ताज़ा झड़पें हुई हैं इनकी मेन रीज़न ये है कि सीरिया के जो नए रूलर्स हैं वो ये चाहते हैं कि मुल्क में असलहा सिर्फ हमारे पास हो। उन्होंने पूरे मुल्क में एक कैंपेन शुरू की हुई है और इस हवाले से वो कई जगहों पर क्रैकडाउन भी कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों हमने देखा था कि इनकी झड़पें हुई थी बशारुल असद के करीबी लोगों के साथ और इन्होंने बड़ा जुल्म किया है उन पर। तो इसी अप्रोच के साथ सीरियन फोर्सेस स्वेदा के इन इलाकों में एंटर हुई। वहाँ पर इनको थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिली उन ग्रुप्स की जानिब से जो कि मिलिटरीली काफ़ी तगड़े थे और इसराइल की भी सपोर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद अल शरा के फाइटर्स ने काफ़ी हद तक आगे एडवांस किया और उसकी वजह से इसराइल को यहाँ पर बमबारी करनी पड़ी। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि हम इन जगहों का जो बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसराइल ने कहाँ कहाँ पर बमबारी की। इसराइल ने उनकी डिफेंस बिल्डिंग्स पर बमबारी की, इसराइल ने उन सड़कों पर बमबारी की जहाँ पर इनकी फोर्सेस के कॉन्वॉयज मौजूद थे, उनकी मुतादिद गाड़ियों को निशाना बनाया गया और मोहम्मद अल शरा के काफ़ी फाइटर्स मारे गए हैं। और दूसरी तरफ दुरुस्त कम्युनिटी के वो लोग जिनको इसराइल की हमायत हासिल है उन्होंने इन पर ज़बरदस्त हमले जारी रखे हुए थे। इनमें से एक ग्रुप है जिनको एक फ़ाइटर अल हिजरी लीड कर रहा है और उसने कहा है कि हम इनके साथ कोई पीस डील नहीं करेंगे क्योंकि उसको इसराइल की बैकिंग हासिल है। वो कह रहा है कि जी इन पर स्ट्राइक्स जारी रखो। उसको वो काफ़ी ज़्यादा इम्बोल्डन हुआ है क्योंकि वो ये चाहता है कि इस पूरे इलाके में उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहे और सीरियन फोर्सेज यहाँ पर एंटर ना हो, क्योंकि बहुत सी दुरुस्त कम्युनिटी को ये भी डर है कि सीरिया की हुकूमत का जो पूरा प्रोसेस है उसमें हमारी इंक्लूजन नहीं होगी।
अभी जो इनकी एक कैबिनेट टाइप है उसमें एक दुरुस्त कम्युनिटी का लीडर है, लेकिन दुरुस्त कम्युनिटी में जैसे मैंने पहले कहा खुद बहुत सी डिविजन्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सीरियन हुकूमत के साथ इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमें आज़ाद रहना चाहिए, ना सीरिया की सपोर्ट लेनी चाहिए ना इसराइल की, और एक ग्रुप है जो कि इसराइल की सपोर्ट को वेलकम करता है। तो वो ये कहते हैं कि ये मोहम्मद अल-शरा का जो नेशनल डायलॉग है इसमें हमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन ही बहुत कम है, ना होने के बराबर है, और हमें ज़्यादातर इसराइल के साथ पार्टनरशिप सूट करती है। दुरुस्त कम्युनिटी की बात करें तो इनके 1 लाख से ज़ायद लोग इसराइल के अंदर आबाद हैं और वहाँ पर ये बड़ी अच्छी पोजीशंस पर जॉब वगैरह कर रहे हैं, इनकी मिलिट्री में भी हैं। तो सदरन सीरिया में इसराइल अपने लिए एक नया बैटल ग्राउंड बना रहा है जो कि उसके लिए काफ़ी आसान है बाकी बैटल ग्राउंड्स की निस्बत। यहाँ पर इनको कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, और अभी की इतलात के मुताबिक एक सीज फायर एग्रीमेंट भी हो गया है जिसके तहत सीरियन फोर्सेस ने ये एग्री कर लिया है कि हम यहाँ से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लेंगे, जो कि मोहम्मद अल-शरा की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और डोमेस्टिकली जो सपोर्ट थी उसको सीरिया के अंदर, सीरिया के लोगों की जो हमायत थी वो भी काफ़ी हद तक डेंट हो सकती है। लोग इस पर सवाल उठाएंगे कि इसराइल के सामने इतनी आसानी से आपने सरेंडर कर दिया, आपने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, इसराइल की एयर स्ट्राइक्स के बाद आप फौरन विड्रॉ कर गए हो इस इलाके से, आपने बिल्कुल लड़ाई की ही नहीं। ये तो हम देख रहे हैं कि सीरिया की नई हुकूमत के पास मॉडर्न इक्विपमेंट की शदीद कमी है। बशार अल असद की हुकूमत के बाद जितना भी एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट था वो इसराइल ने स्ट्राइक्स कर करके तबाह कर दिया है। मोहम्मद अल-शरा की फोर्सेस के पास सिर्फ कन्वेंशनल वेपन्स हैं, गन्स हैं, थोड़े बहुत टैंक्स हैं जो इनको तुर्की दे रहा है, कुछ बचा कुचा मिलिट्री इक्विपमेंट है बशार अल असद की हुकूमत का, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। कोई मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इजरायली जहाज दंदनाते हुए फिर रहे होते हैं, इसराइल ड्रोन्स के जरिए अपनी सर्वेलेंस कर रहा होता है, और नेक्स्ट स्टेज में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इनके मजीद इख्तलाफात बढ़े मोहम्मद अल-शरा के साथ तो ईरान और लेबनान की तर्ज पर यहाँ भी हम टारगेटेड असैसिनेशंस देख सकते हैं सीरियन लीडर्स की। यहाँ पर बहुत से प्लेयर्स के अपने अपने एजेंडाज हैं सीरिया के अंदर। जब बशार अल असद की भी हुकूमत थी तब भी दुनिया के डिफरेंट प्लेयर्स यहाँ पर अपनी अपनी बैटल्स लड़ रहे थे। ईरान और रूस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि अरब ममालिक और अमेरिका और इसराइल ये मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे। और उसी दौरान ये दाइश और अलकायदा का यहाँ पर राइज हुआ। मोहम्मद अल-शरा उसी का पार्ट थे, उन्हीं दहशतगर्द ग्रुपों का, और उसके बाद उन्होंने ही बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उल्टा और इनकी दाइश वाली सारे इमेज इसको वाइट वॉश कर दिया गया। BBC ने इनके साथ इंटरव्यूज़ की, इनको वो प्रोटोकॉल दिया गया जो अफगानिस्तान के हुक्मरानों को नहीं मिला वेस्ट की जानिब से। अरब ममालिक और तुर्की की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ पर अमन कायम हो, क्योंकि तुर्की का भी इनसे बॉर्डर लगता है, एक बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है। तुर्की को टेंशन होती है कुर्दिश कम्युनिटी की। तुर्की कहता है वो हमारे दहशतगर्द हैं, वो बॉर्डर जब क्रॉस करते हैं तो तुर्की में अनरेस्ट फैलाते हैं। अरब ममालिक को ओवरऑल एक स्टेबिलिटी चाहिए मिडल ईस्ट में, इसलिए वो मोहम्मद अल-शरा को भी सपोर्ट करने पर मजबूर हैं। लेकिन इसराइल की बात करें तो इन सब के बरक्स इनकी स्ट्रेटजी टोटली डिफरेंट है, और इनकी स्ट्रेटजी है कि सीरिया के अंदर केओस क्रिएट करो, डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करो और किसी एक ग्रुप को इतना मौका ना दो कि वो पूरे मुल्क में पावर को कंसोलिडेट करे। इसलिए इसराइल ने पास्ट में यहाँ पर बहुत से मिलिटेंट ग्रुप्स को भी सपोर्ट किया हुआ है, कुर्दों को भी सपोर्ट किया हुआ है। कुर्दों ने तो खैर हाथ मिला लिया मोहम्मद अल-शरा से, लेकिन अब मोहम्मद अल-शरा की हुकूमत की फोर्टिफिकेशन नहीं चाहता इसराइल साउथ में, और इसलिए दुरुस्त कम्युनिटी को वो सपोर्ट करने पर तुला हुआ है। चाहे दुरुस्त कम्युनिटी उनकी सपोर्ट ले या ना ले, इसराइल कह रहा है हम तो सपोर्ट करेंगे, ताकि एक बफर जोन क्रिएट हो, इसराइल के बॉर्डर के करीब सीरियन ऑफिशियल फोर्सेस ना फटक सकें। इसलिए इन्होंने बमबारी करके उनको दूर किया और ज़बरदस्ती का एक एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत मोहम्मद अल-शरा को एक बहुत बड़ी नाकामी हुई है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इनकी नाकामी भी है और किसी हद तक इनको रिलीफ भी मिला है, जो इनके बहुत से फाइटर्स को निशाना बना रहा था बमबारी के जरिए। क्योंकि अगर ये सीज फायर ना करते तो इसराइल ने फिर आगे बढ़ना था, फिर हो सकता है इनको ही निशाना बना देता। तो अभी एक हजीमत तो इनको उठानी पड़ेगी, डोमेस्टिकली अपने लोगों की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ेगा कि आपने हथियार डाल दिए हैं, हाथ उठा दिए हैं, इसराइल के सामने आप कुछ नहीं कर सके। इस चीज़ को मोहम्मद अल-शरा को फेस करना पड़ेगा, और यही इसराइल की एग्जैक्ट स्ट्रेटजी है कि अपने आसपास के ममालिक की जो हुकूमतें हैं उनको वीक शो कराया जाए और अपनी अथॉरिटी जमाई जाए पूरे रीजन में। इसराइल अगर एक पूरे मुल्क को क्रॉस करके ईरान के अंदर टारगेटेड असैसिनेशन कर सकता है तो सीरिया के अंदर तो उसको कोई मसला ही नहीं होगा, उनके तो बहुत से एजेंट्स फिर रहे होंगे वहाँ पर। तो सीरिया की नई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, जो पूरे मुल्क में अथॉरिटी को कायम करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर इनको नाकामी का सामना करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर इसराइल खड़ा हुआ था।
सीरिया के लोग अपने लीडर से सवाल ज़रूर करेंगे कि आपके सामने एक फॉरेन कंट्री आती है, आपकी चीज़ें तबाह करके चली जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और आप कुछ नहीं कर पाते। ये एक नई रियलिटी है जो मोहम्मद अल-शरा को फेस करनी पड़ेगी, और ऐसे लगता है कि इन्होंने इस नई रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है जो इन्होंने पीस डील कर लिया और इस इलाके से निकल गए हैं। और ये चीज़ बताती है कि सीरियन हुक्मरानों के पास इस वक्त ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं हैं। इसी तरह इजराइल कोशिश करता रहेगा कि इनकी हुकूमत को वीक प्रोजेक्ट करे पूरी दुनिया के सामने, ताकि वो जब चाहें अपने अहदाफ पूरे करें और अपने अहदाफ को निशाना बनाएं सीरिया के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग सीरियन हुकूमत इजराइल के मफाद में नहीं है। इन्हीं एक्शंस की वजह से सीरियन हुक्मरानों की क्रेडिबिलिटी तेज़ी से लूज होगी और ये आहिस्ता आहिस्ता वीक होते जाएंगे, और इजराइल इनको मजबूर करता रहेगा कि ये इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बातें माने। और इसमें एक फैक्टर ईरान का भी है। सीरियन रूलर्स को मज़ीद मजबूर किया जाएगा कि वो ईरान के ख़िलाफ़ काम करें। वैसे तो आइडियोलॉजिकली वो ईरान के अगेंस्ट ही हैं। हिजबुल्लाह के सारे फाइटर्स यहाँ से निकल गए थे मोहम्मद अल-शरा के आने के बाद। तो ये भी इजराइल का एक गोल होगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ईरान का जो असर व रसूख है या ईरान की नकलो हरकत, उसको टोटली ख़त्म किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, और इनको अपने एजेंट्स के तौर पर चेक में रखा जाए। इनका तो थोड़े दिन पहले बयान भी आया था कि हम किसी के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, हम इजराइल के साथ कन्फ्रंटेशन भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि इनके डोमेस्टिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और एक पावरफुल कंट्री को ये चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास तो एयर पावर भी नहीं है। ये इजाज़त पूरी दुनिया में सिर्फ इजराइल को है कि वो किसी भी वक्त अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में बमबारी करता है और आराम से चला जाता है, और ख़ुद ही यूनिलैटरली एक डीमिलिटराइज जोन भी क्रिएट कर देता है कि यहाँ पर किसी किस्म की फोर्सेस की फोर्टिफिकेशन हम कबूल नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई वेपन हम कबूल नहीं करेंगे। इस तरह के फैसले वो किसी दूसरी कंट्री के लिए लेते हैं खुद ब खुद। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इजराइल मोहम्मद अल-शरा की फोर्सेस को अपने ही इलाकों से पीछे धकेल कर क्या पैगाम देना चाहते हैं। क्या उनको मोहम्मद अल-शरा के लॉन्ग टर्म प्रेजेंस से खतरा है, या उन्होंने उनको सिर्फ एक पैगाम दिया है कि हमारे आगे चूंच राह नहीं करनी। अगर हमने इस जगह को रेड लाइन डिक्लेयर कर दी है तो आपको भी मानना पड़ेगा, जो कि सीरिया ने फिलहाल मान लिया है। क्या इनको मोहम्मद अल-शरा से कोई लॉन्ग टर्म ख़तरा है, या ये इनको इसी तरह से चेक में रखकर इनकी हुकूमत को इंजॉय करेंगे और अपनी मर्जी के फैसले करेंगे सीरिया में स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।